इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था, एंड फर्स्ट क्वेश्चन वाज v इज इक्वल टू u प्लस at, एंड सेकंड इक्वेशन वाज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u को समटाइम वी यूज एज v0, u को समटाइम वी यूज एज v0, आपको याद होगा बेटा। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये कर लिया था, एक मिनट। तो अब लास्ट वाले में अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, राइट। s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर है बेटा। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसको v नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ut भी कह सकते हो, राइट। सेकंड इक्वेशन था ये मेरा, थर्ड इक्वेशन था मेरा ये वाला, v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, राइट। हमारे पास एक फोर्थ नंबर का इक्वेशन और है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। बट ये दोनों मैंने किससे, तीनों के तीनों ग्राफ से किए। ग्राफ की हेल्प, कौन सी हेल्प ली मैंने पहली हेल्प ली कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बना हुआ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये तीनों यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही फॉर्मूला यूज होते हैं, और तीनों में ही यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ यूज होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होने का मतलब जो ये लाइन होगी, यानी कि ग्राफ की ये बिल्कुल स्ट्रेट जैसी बनी है, ए टू बी जैसी एकदम स्ट्रेट जा रही है, ए टू बी ऐसी लाइन होगी, ठीक है। तो ऐसे ही ग्राफ हमने यूज किए हैं। तो इनमें मैंने तीन इक्वेशन ड्राइव कर लिए ग्राफिकल मेथड से। तो जो फोर्थ इक्वेशन है वो ग्राफिकल मेथड से नहीं होता, मैं उसे इसके एंड में बताने जा रहा हूं आपको। अब उसको आप देख लो एक बार, यहाँ पे मैं उसको भी बता देता हूं। ये है हमारे पास में, एक्चुअल में इसमें क्या कहा है कि मान लीजिए सपोज, इसका मतलब है कि मेरे पास में बेटा एक बॉडी है, फोर्थ इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इस इक्वेशन का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन nth टाइम। अब देखो थोड़ा सा इसका बेसिक समझने की कोशिश करना। मान लीजिए राइट नाउ यू आर, आज सपोज आपका बर्थडे है और आप मान लीजिए 14 ईयर कंप्लीट कर चुके, तो जो टुमारो ऑनवर्ड्स आप पूरा 15 ईयर में ट्रेवल करोगे। जब नेक्स्ट 29 अप्रैल आ जाएगा तो आप फिर 15 कंप्लीट करके नेक्स्ट 16 में एंटर कर जाओगे। तो ये जो ड्यूरेशन रहा आपका टुमारो ऑनवर्ड्स, ये कौन सी ईयर का रहा, 15 ईयर्स का। तो अगर मैं इसे डिस्टेंस में ले आता हूं, तो मान लीजिए मेरे पास में एक बॉडी है, ए पॉइंट पे थी, थोड़ा ध्यान से देना बेटा, ए पॉइंट से वो बॉडी को मैंने ड्रॉप कर दिया, राइट। वो बॉडी यहां पहुंच गई कितने टाइम में, एन सेकेंड में, एन सेकेंड में पहुंच गई। अपने स्क्रीन के ऊपर देखते रहे ना, दिस इज टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी मूव फ्रॉम ए टू सी, दिस इज द सी पॉइंट, राइट। अब सपोज मैंने, अब मैं ये बात करता हूं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन एन की बजाय मैं एन माइनस 1 सेकेंड, एक सेकेंड पहले की बात करता हूं। तो ये जो ए बी डिस्टेंस हुआ, दिस ए बी डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन nth माइनस 1 सेकेंड, n माइनस 1 सेकेंड। और ये जो था ये क्या था, डिस्टेंस इन n सेकेंड। अगर मैं इस डिस्टेंस, इसकी बात करता हूं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इन द nth सेकेंड। बिल्कुल सेम, आप यहाँ 14 साल के थे और ये यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए 15 ईयर। तो ये 14 कंप्लीट करने के बाद जो ये वाला ईयर चल रहा है, ये 15 वाला चल रहा है। तो दिस इज द nth, मतलब सेकेंड वाला टाइम चल रहा है। तो यह nth डिस्टेंस वाला टाइम ट्रेवल चल रहा है, राइट। ठीक है बेटा। अब हमारे पास में आ रहा है नेक्स्ट में, ठीक है, डन, ओके। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, मेरे पास में ये वाली कंडीशन आ गई। सो एक और चीज प्लीज, ये सब हम छोड़ दो।
ओके, तो दिस, अब मैंने इस डिस्टेंस को कैसे ट्रेवल कराया बेटा, इसको मैं कैसे क्लियर करूंगा? अब मेरे पास में ये वाला डिस्टेंस, वो ये डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड वाला पार्ट आ गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, एन सेकंड के लिए यूज कर लिया मैंने। जस्ट ए मिनट मेरे बच्चा। तो ये जो डिस्टेंस आया, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो दिस इज द डिस्टेंस बेटा ट्रेवल बाय द बॉडी इन एन सेकेंड। जब मैंने टी की वैल्यू एन पुट कर दी, देखो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है मेरा। मैंने टी की जगह पे यहाँ पे एन पुट कर दिया, तो इसी इक्वेशन को यही बना देंगे, वी नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब दूसरा केस ले लो, मान लो मैं एन की जगह पे अब की बार एन एन माइनस वन पुट कर रहा हूं। पहले मैंने टी की जगह पे क्या पुट किया था, पहले मैंने टी की जगह पे एन पुट किया, अब मैं एन माइनस वन पुट कर रहा हूं, तो मेरे मेरे पास में ये इक्वेशन आ गया। अब ये दो इक्वेशन हमारे मेरे पास में है, एक फुल एस एन के लिए है, एक एस एन माइनस वन के लिए है। तो देखा जाए तो एक एस एन के लिए है, एक एस एन माइनस वन के लिए है। अगर एस एन में से एस एन माइनस वन को घटा देता हूं, सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन एन एस सेकेंड। यहाँ पे मैंने बेटा पुट कर लिया, ये मेरे पास में कंडीशन आ गई, ये दोनों को वैल्यूज मैंने ले लिए, एस एन माइनस वन। क्लियर? तो अब यहाँ पे वैल्यू आ जाती है मेरी, एस एन की वैल्यू पुट कर दी मैंने, एस एन माइनस वन की वैल्यू पुट कर दी। फर्दर सॉल्व करते गए हम इसको, कुछ नहीं है बेटा, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यार इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। पूरा सॉल्व कर दिया, जो कैंसिल हो सकता था उसको कैंसिल किया, और फाइनली हमारे पास में सॉल्व करने के बाद एक रिजल्ट आ गया बेटा, दिस इज द रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट इन एन एस सेकेंड। या तो इसे एस एन एथ कह दो या डी एन एथ कह दो, दोनों का मीनिंग एक ही होगा इनके केस में, ठीक है, डी एन एथ। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द आपका फोर्थ इक्वेशन है। ये इक्वेशन बेटा फोर्थ है, आप तीन इक्वेशन पहले पढ़ चुके हो, ये फोर्थ वाला इक्वेशन है, राइट? अब आपके चारों इक्वेशंस कंप्लीट हो गए हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। एंड फोर्थ वन इज डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड या एस एन एथ इज इक्वल टू यू जीरो या वी जीरो प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। यहाँ पे आपको फिर एक प्रॉब्लम आ रही होगी, व्हाट इज दिस एन? एन इज द टोटल टाइम जो गिवन होगा, यहाँ टाइम है ये, एक तरह से जो भी टाइम आपको गिवन होगा इक्वेशन में पुट करेंगे, वैल्यू आपकी ट्रेवल करके निकल जाएगी, ठीक है, ओके। सो अब हमें वापस जाना होगा, तो ये चारों इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ लिए थे बेटा। अब मुझे इनको इंटीग्रेशन मेथड से, इन्हें कहते हैं कैलकुलस मेथड से सॉल्व करना होगा। बट अब कैलकुलस मेथड से सॉल्व करने के लिए मेरे पास में क्या प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलस मेथड से अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, कि क्या दिक्कत आएगी कि भाई मेरे को इंटीग्रेशन आना चाहिए, कैलकुलस आना चाहिए। तो बेटा अब वहां उसको सॉल्व करने के लिए अब हम फिर दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं कि कैलकुलस में क्या क्या है। कैलकुलस में इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अभी हमारे लिए इंटीग्रेशन पढ़ने से काम चल जाएगा, बट आप ध्यान रखें डिफरेंशिएशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो इनके दोनों के नामों को आप थोड़ा पढ़ना, ये फिजिक्स नहीं है, एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो ये मैथमेटिक्स है। आपकी बुक में जिनके पास रेफरेंस बुक रखी हुई है उसके अंदर आपको बताया गया होगा मैथमेटिकल टूल्स करके, दैट इज द जीरो यूनिट ऑफ फिजिक्स, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एनी यूनिट ऑफ द प्लस वन। किसी भी फिजिक्स की एक यूनिट से ज्यादा जीरो यूनिट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जीरो यूनिट खराब हो गई
तो पूरी की पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, बिकॉज जो मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होता है उसे हम मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं, और वो हमारी 0 यूनिट में दिया है। उसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ, ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल वो दे रखे होंगे, ग्राफ्स, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, वो कब कब बनते हैं। बट उसमें अलजेब्रा दिया होगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्री दी है, उसके अंदर बाइनोमियल एक्सप्रेशंस दिए हैं, और उसके अंदर कैलकुलस दिया है जिसको हम इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। बट मैंने आपको 0 यूनिट नहीं पढ़ाया है, जहां उसकी यूज हो रहा है मैं उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ा दे रहा हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि जल्दी जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो उस पूरे चैप्टर यानी कि मैथ जो 0 यूनिट है मैथमेटिकल टूल्स है उसको मैं प्रॉपर क्लास में कराऊंगा। अभी फॉर द टाइम बिंग बड़े सिंपल से वे में आपको मैं इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, उसके बाद डिफरेंशिएशन बताऊंगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स है। अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स की टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, यानी कि छोटी चीज को बड़ा कर देना, सम इकट्ठा कर लेना। सपोज एक मैच बॉक्स है, उसके अंदर स्टिक्स हैं अलग अलग, अगर अलग अलग स्टिक्स को एक डब्बे में पूरा भर के रख दिया तो वो तो इंटीग्रेशन हो गया। उन स्टिक्स को यानी कि मैच बॉक्स में से सबको निकाल के बाहर फेंक दिया तो वो डिफरेंशिएशन हो गया। यानी कि किसी चीज को डिफरेंशिएट अलग अलग छोटा छोटे टुकड़ों में बांट देना डिफरेंशिएशन कहलाता है, छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा कर लेना इंटीग्रेशन कहलाता है। मैं फिलहाल इंटीग्रेशन की बात करूंगा। इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, लाइक ऐसे कोई भी एक कर्व ऐसे ले लेते हैं। अब ये दो तरह के होंगे, आप पढ़ना। एक तो इस पे सिंपल सिंबल लगा दिया, एक लगा दिया सिंपल। एक में मान लो यहाँ लिमिट लगा दी है, ये x2 है और ये बेटा x1 है। थोड़ा सा आप बाहर जाके मतलब जा रहा हूँ फिजिक्स से, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रैक पे रहने के लिए आपको आई नीड योर कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसे इंटीग्रेशन को, ये साइन है, सिंबल है, इसको इनडेफिनेट कहते हैं क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं लगी है। लिमिट का मतलब एक रीजन बाउंडेड नहीं है। और ऐसे को डेफिनेट कहते हैं। ध्यान रखना, ऊपर वाला इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट है, और जो नीचे वाला है वो डेफिनेट है बेटा। ठीक, डेफिनेट है। क्यों है डेफिनेट? क्योंकि इसे बाउंड कर दिया। इसे बोलते हैं इनिशियल लिमिट और इसे बोलते हैं हम फाइनल लिमिट। थोड़ा फास्ट करेंगे हम, यहां तक वैल्यू पता चल जाएगी हमें। तो ये इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन का मतलब, दोनों सिंबल आपके सामने है, एक इंडेफिनेट के लिए है और एक डेफिनेट के लिए। डेफिनेट इसलिए क्योंकि लिमिट लगे हैं इसमें, ये लिमिटें लगी हुई हैं, और इंडेफिनेट इसलिए क्योंकि ये इसका पता ही नहीं है कहां से कहां तक हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक, अब दूसरा केस आता है। मैंने अभी अभी बताया, ये मान लो कोई स्मॉल वर्क है, छोटी चीज को, जैसे स्मॉल डिस्टेंस आपने लिखा था, dx लिखा था ना अभी जब मैं पढ़ा रहा था पहले, कि डिस्टेंस बताया था, तो dx को लिख दिया था हमने, ये dx है, स्मॉल डिस्टेंस है। dw का मतलब स्मॉल वर्क है, ये आपने पढ़ा भी होगा। अगर मैं इनको इंटीग्रेट करता हूं, मान लो dx को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, तो छोटी चीज को इंटीग्रेट कर करके बड़ी वैल्यू बन गई। d को d हट जाएगा, x आ गया। x का मतलब लार्ज वैल्यू, राइट। इसको क्या नाम दे दिया मैंने? ये क्या है? मेरी लार्ज वैल्यू है। तो इस केस में मैं यहाँ पे वैल्यू यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास में आ गया लार्ज, और ये पूरी वैल्यू जो थी मेरी, ये क्या थी? स्मॉल। तो इंटीग्रेट करके मुझे क्या मिल गया? मेरे को स्मॉल से लार्ज, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब छोटे से बड़ा है। ठीक है कि नहीं है? ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। और सी का मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म यूज होगी, ये मैथमेटिक्स वाले लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। इस सी को बोलते हैं। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो कहीं हम यूज कर लेंगे, फिलहाल आपको कहीं यूज नहीं। अब ये डीवी है, समझ रहे हो? इस डीवी का इंटीग्रेशन होगा तो क्या बनेगा बेटा? वी बन जाएगा। अब मैं छोटी सी बात फिर से बोल रहा हूँ, स्मॉल टी है, उसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा? टी बन जाएगा, राइट। अब मैंने वही आपको, फिर मैंने आपको बताया ही था कि दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। जो पहले वाला है वो इंडेफिनेट है क्योंकि उसमें लिमिट नहीं लगी मेरे बच्चे। जो दूसरे वाला है वो फाइनाइट है क्योंकि उसके अंदर फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू की लिमिट लगी हुई है। लाइक
अब मैं फिर से वहीं पे वैल्यू आ गया, मान लो मैं dx का, अब जो जो फॉर्मूले मुझे यूज करने हैं वो मुझे बताने होंगे कि यहाँ पे मैं dx का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो x आ गया। ये इनफाइनाइट इंटीग्रेशन हो रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि लिमिट नहीं लगे हैं यहाँ पर। अब ये इनफाइनाइट वाला इंटीग्रेशन ले लो, इसमें लिमिट लगा दिए मैंने, इनिशियल लिमिट लगा दी x1, फाइनल लिमिट लगा दी x2, तो dx का इंटीग्रेशन एज यूजुअल कितना होगा x। बट जो ये लिमिटें लगाई हैं नीचे x1, ऊपर क्या है x2, इसमें एक और कंडीशन आ जाती है, इस x की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे x2, एक बार लोअर लिमिट। इन लिमिटों को क्या बोलते हैं, फाइनल जो लिमिट है यानी कि जो ऊपर है, इस लिमिट को हम लोग कहते हैं भाई ये अपर लिमिट है। क्या कह देते हैं बेटा हम इसको, अपर लिमिट है, ये फाइनल अपर वैल्यू है। और जो लोअर है वो नीचे वैल्यू लिख रखी है मैंने, ये अपर है। और जो नीचे वाली वैल्यू है, अगर मैं इसको कहूं तो ये लोअर वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू यूज करेंगे भाई, अपर और लोअर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। बस इतना अंतर है इनफाइनाइट में और फाइनाइट में। ये इनफाइनाइट है, कोई लिमिट नहीं लगा, ये फाइनाइट है, इसमें लिमिट लगा है, तो लिमिट लगाने के बाद एज यूजुअल इंटीग्रेशन होता है, उसकी फाइनल और इनिशियल लिमिट लगा। फिर से अगर dv है तो उसका इंटीग्रेशन v बन जाएगा c। अब आप कहोगे सर c क्या चीज है। कई बार क्या होता है, c कोई कांस्टेंट है, मान लो मैं 6 है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, 6 है और यहाँ पे मैंने एक dx लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब मैंने उसको इंटीग्रेट करना है। भाई 6 तो एक नंबर है, कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, 6 बाहर वैल्यू आ जाएगी एज इट इज, जैसे c को 6 बोल रहे हूं मैं, और यहाँ पे dx इंटीग्रेशन हो जाएगा एज यूजुअल जैसे हम सिंपल करते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा 6x। इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, 6x, क्योंकि छोटी वैल्यू का इंटीग्रेशन बड़ा हो जाएगा, x बन जाएगा, d हट जाता है, या ये कह लो ये वैल्यू से ये इंटीग्रेशन हट जाता है d से। अब अगर हर जगह पे ये वैल्यू नहीं होगी, इसलिए मैंने एक सिंपल जर्नल सा तरीका बता दिया। कोई मैथ वाला टीचर ऐसे नहीं बताएगा कि भाई हर जगह पे ये वैल्यू हो जाएगी। तो c कांस्टेंट था, बाहर आ गया, dv का इंटीग्रेशन एज यूजुअल v बन गया, और c इंटू v, तो ये कोई भी वैल्यू, c यहाँ कांस्टेंट टर्म बोली थी। अब देखो एक और चीज, अब तुम्हें ये समझ में बिठाना पड़ेगा कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है, नॉन कांस्टेंट क्या होती है। जैसे मैंने 6 बता दिया, मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा था इसको, बेटा थोड़ा सा प्लीज आप मेरी बात को ध्यान सुनो, यहाँ मैंने 6 लिखा, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटिंग 6 विद रिस्पेक्ट टू x। जो ये जो d के पीछे लिखा रहता नहीं है, d के जो बैक में लिखा रहता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मान लो मैं इस वर्ड की बात करता हूं, ध्यान सुनो, तो मतलब ये है c इज इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू v, तो c बाहर आ गया, v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, v तो dv था तो dv का v बन गया। अब ध्यान से सुनो फिर, तो 6 कहीं ना कहीं v के ऊपर डिपेंड, x के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, c तो एक अपनी आइडेंटिटी अलग लेके बैठा है, बट अब कांस्टेंट उसे, इसलिए इसको कांस्टेंट बोला। अगर मैं नॉन कांस्टेंट की बात करता हूं मेरे बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे c की जगह पे मैंने x की पावर n डाल दिया, और आई एम इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x ही आगे है जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी x है, इस वैल्यू को नॉन कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि नॉन कांस्टेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि x कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है ना, जिसके रिस्पेक्ट में डिपेंड कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसे नॉन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन कांस्टेंट। उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है कि जितनी पावर x की होगी उसमें एक ऐड हो जाएगा और उतने से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं अब इसका एग्जांपल लेता हूं, मान लो x स्क्वायर है और मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं वही चीज आगे रखी हुई है। तो आज टाइम का भी नहीं पता चल रहा है यार, आज तो बड़ी फास्ट हो रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं वही चीज उसके आगे है, तो उसमें क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगी, यानी कि 2 की पावर क्या बन जाएगा, एक और ऐड कर देंगे 3
डिवाइडेड बाई 3, जितनी पावर डिवाइड करके आए, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे यही लिखा गया कि अगर x की पावर n है उसको इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर n प्लस उतने से डिवाइड कर देंगे। तो इसका फॉर्मूले का एग्जांपल भी मैंने साथ में दे दिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ 3। अब यहाँ पे एक चीज बताइए आपको, जो ये तीसरे वाला नंबर है उसका एग्जांपल है। अब मैंने फिर कहा इनडेफिनेट, अब ये इनडेफिनेट है, क्योंकि इनडेफिनेट इसलिए लिमिट नहीं लगी, ये भी इनडेफिनेट है। अब क्या होता है, कई बार सम टाइम ये हो जाता है कांस्टेंट भी है, ये कांस्टेंट हो गया, ये नॉन कांस्टेंट भी है और dx है। आपको पता है कांस्टेंट को एज यूजुअल बाहर ले आएंगे और फिर से x की पावर n को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो कांस्टेंट तो बाहर है ही और इंटीग्रेशन हो जाएगा उसका, जैसे पहले वाले अभी जस्ट रिसेंटली हमने किया था। तो ये कॉन्सेप्ट्स को आपको यूज करना होगा। इनफाइनाइट इसलिए है क्योंकि लिमिट नहीं लगाई है बेटा। अगर मैं इसी में लिमिट लगा दूं तो यही चीज फाइनाइट इंटीग्रेशन बन जाएगा, बिल्कुल यूजुअल, बिल्कुल उसी तरह होगा। कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे, फिर x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू बन जाएगी, बट लिमिट अपर और लोअर लिमिट रह जाएंगी। तो एक बार x की जगह पर इस x की जगह पर एक बार x2 आएगा माइनस x1 आएगा। तो दिस इज द कंडीशन, ये हमारे पास में। अब एक और चीज यहाँ पे फिर से वही चीज समझाइए। मान लो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन कर दिया। कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, बट वो जो मीनिंग मैंने बताया था आपको, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहां डिफरेंशिएट करके, और वो डिफरेंशिएट करके f ऑफ डेक्स आ गया, अगर f ऑफ डैश x को इंटीग्रेट करूंगा तो फिर से वही फंक्शन आ जाएगा, फिर से f ऑफ x आ जाएगा। यानी कि एक चीज को मैंने डिफरेंशिएट किया, फिर उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, जो रिजल्ट आया तो अगेन वही चीज मिल जाती है हमें वापस। तो इसीलिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को एक दूसरे का मतलब रिवर्स बोलते हैं। मैंने क्या किया, अगर मान लो f ऑफ डेक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये इंडेफिनेट है, बता दिया लिमिट नहीं लगे। और नीचे वाले में लिमिट लगे हैं तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है। लिमिट वाले केस में क्या हो जाता है बेटा, मैंने अभी ये बता चुका हूं, इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन मान लो तुम्हें मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि f ऑफ x था, एक्चुअल f ऑफ x था, उसको डिफरेंशिएट किया, f डैश x आ गया। अब f डैश x को इंटीग्रेट करूंगा तो f ऑफ x आ जाएगा, लिमिट वही लग जाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार अपर वैल्यू पुट करेंगे माइनस लोअर वैल्यू। प्लीज ये चीजों को बहुत ध्यान से रखना है। अब इससे ज्यादा मैं मतलब इंटीग्रेशन बहुत है बट मैं नहीं बताना चाहता हूं इससे आगे। अब आपको मैं उस इक्वेशन पे लेके जा रहा हूं जो मेरे को इक्वेशन बतानी है आपको, राइट। अब देखो जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। मेरे पास में, अब फिर ध्यान से सुनना है बेटा आपको, मेरे पास में आपको सिंपल एक वैल्यू बता दी मैंने। क्या बता दी कि जो एक्सेलरेशन होता है, देखो इंटीग्रेशन का कैसे यूज होगा। यहां पे एक्सेलरेशन होता है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, dv अपॉन dt। अगर मैं dv की बात करता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके dt आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आई हैव टू इंटीग्रेट इट, मैं इसको यहां पे इंटीग्रेट कर रहा हूं, थोड़ा इस कंडीशन में आ जाओ। दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन का साइन लग गया। डेफिनेट कर रहा हूं क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू लगा दी u और वो फाइनल वैल्यू लगा दी। इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, ए यहां कोई कांस्टेंट चीज है और इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। t की इनिशियल लिमिट 0 है और फाइनल लिमिट t है। बेटा प्लीज थोड़ा ध्यान देना, dv का इंटीग्रेशन होकर के क्या मिल जाएगा, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं v, अपर लिमिट, और नीचे में क्या बन जाएगी बेटा हमारे पास में, लोअर लिमिट। अपर लिमिट v थी, लोअर लिमिट u था, इधर a बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, t सिंपल। इस t की जगह पे एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो t माइनस 0। आप फिर इस इक्वेशन को देखो, v माइनस u, तो हम क्या कहेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, करेक्ट।
This is the method, this is the way, with the help of calculus method, with the help of integration, we can find the equation of motions very easily. अगर हमें इंटीग्रेशन आ गया तो हम बड़े इजीली उसको निकाल सकते हैं. Getting me or not? चलिए, ओके. अब नेक्स्ट है हमारे पास में, अब थोड़ा सा आपको बताना होगा, दोबारा से देखो. पहला इक्वेशन हो चुका है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई कैलकुलस मेथड. नाउ अब यहां पे देखो, दूसरा इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं. पोजीशन टाइम को यानी कि मुझे निकालना है. देखो एक ध्यान रखना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम. वैसे मैं आपको एक और चीज तरीका बताता हूँ, ये शायद आपको ना पता चले, आपको ये कंफ्यूजन होगा सर हम कौन से इक्वेशन में कौन सा फॉर्मूला पहले यूज करें. अब मैं आपको बताता हूँ. इसका नाम क्या था पहले इक्वेशन का नाम? वेलोसिटी टाइम. तो आपको ये देखना है कि पहले वाले इक्वेशन में वेलोसिटी और टाइम, तो आपको राइट को वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें राइट में वेलोसिटी भी हो और टाइम भी हो. अब मैं अगला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, पोजीशन टाइम. आपको वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसके राइट में पोजीशन भी आए और टाइम भी आए. तो आपको पता है पोजीशन टाइम में तो पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होती है. तो आपने वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज किया, वहां एक्सेलरेशन वाला यूज किया. फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल ठीक है. आपको ये भी पता है v की वैल्यू u प्लस ए टी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है. तो जो यहाँ v है, इस v की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे. वी कैन पुट दिस वैल्यू. इक्वेशन सॉल्व लोगों के ये वैल्यू आ जाएगी. यहां तक किसी को दिक्कत है तो रेज योर हैंड या सेंड मी ए मैसेज. राइट, ओके, नो प्रॉब्लम. सो नाउ आई इंटीग्रेट दिस इक्वेशन. इंटीग्रेशन, मान लीजिए मेरे लिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहा हूं. इंटीग्रेशन का सिंबल आपको पता ही है, ये लगा दिया, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहा हूं. दोनों तरफ, एक तरफ किसके रिस्पेक्ट में कर रहा था? x की. तो x की लिमिट लगा दी, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू. x0 कह दिया और फाइनल को x कह दिया. दूसरी तरफ किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? t के में. तो t की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू. बेटा t की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू लगा दी. अब आप थोड़ा ध्यान से सुनना. ऐसे केस में जब प्लस बीच में लगा हो तो टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं. u को अलग कर लिया, at को अलग कर लिया. तो u को अलग कर लिया, at को अलग कर लिया. आपको पता है u और a दोनों कांस्टेंट हैं, तो u को बाहर ले गए, t को इंटीग्रेट किया. फिर दूसरे वाले केस में at था, a को बाहर ले गए, t को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया. अब देखा जाए तो t की पावर यहां समझो t1 है. अब आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था. अब देखो u एज इट इज आ गया, बाहर रहेगा, ये तो एज इट इज है, बिल्कुल ठीक है. dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल. इनिशियल लिमिट और क्या लगा दी बेटा? फाइनल लिमिट, ठीक है. अब इस केस में अगर आप देख रहे हो तो एक्सेलरेशन है, बिल्कुल ठीक है, बाहर आ गया. अब t की पावर 1 है और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था जितनी पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं. तो 1 से एक जोड़ दिया, 2. और दूसरे केस में क्या आ गया? 2 डिवाइडेड बाई 2. तो ये हमारे पास में आ गया. एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे बेटा, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे. अगली टर्म्स में हमने लिमिटें भी पुट कर दी, हमें इक्वेशन ये मिल गया. जब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना बेटा, तो आपके पास में x माइनस x0 का मतलब चेंज इन पोजीशन, चाहो तो इसे s कह सकते हो. तो ये इक्वेशन बन जाता है. अगर आप चाहो तो इस पूरे को s कह देना, चेंज इन पोजीशन. तो s इज इक्वल टू किसके बराबर बन जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस के हाफ at स्क्वायर. तो बेटा ये इक्वेशन है. सिमिलरली हम कल करेंगे उसको, सेकंड इक्वेशन को, बिकॉज मीटिंग अपने आप ओवर होने जा रही है, ठीक है.